मिथ्यात्व वाला तो पहले सम्यक मिथ्यात्व हो जाएगा अंतिम फाली का। और अब वो तो अपन ने गाथा पुस्तक में भी पढ़ा था कि पहले ऐसा नहीं था। कांडक से जब तक कांडक हो रहे थे, जब तक द्विचरम कांडक घात हुए और जब तक अंतिम कांडक के भी द्विचरम फाली का पतन हुआ, तब ऐसा नियम नहीं था। तब तो अपने ही में जा रहा था। और लेकिन जैसे ही अंतिम द्विचरम फाली का पतन हो गया, अब उसके बाद जो चरम फाली का पतन होगा तो मिथ्यात्व की चरम फाली का सम्यक मिथ्यात्व हो जाएगा। अब चला गया इसके अंदर, अभी तो बहुत देर है सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में जाने में। मतलब कई कांडक घात होंगे, फिर जब इसकी जो चरम कांडक की चरम फाली का पतन, तब जाकर के सम्यक प्रकृति को जाएगा। ठीक है, एक साथ दोनों नहीं जा रहे हैं। एक साथ दोनों जब जाते हैं, जो गुण संक्रमण के माध्यम से तो जाते हैं, तो वो इसमें भी जाते हैं उसमें भी आते हैं। उसका गुण संक्रमण, क्योंकि 4 काम हो रहे हैं, अभी अपन कांडक घात की बात कर रहे हैं, तो कांडक घात का द्रव्य तो अपने ही को जाता है, लेकिन अंतिम फाली का कहाँ जाएगा? तो सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व हो जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति का जाएगा। लेकिन मिथ्यात्व का अंतिम कांडक बहुत पहले हो जाएगा और सम्यक मिथ्यात्व का अंतिम कांडक बहुत देर बाद आएगा। ठीक है, दो है विकास छाबड़ा जी की पुस्तक वाला 200 और 201, उसमें मिथ्यात्व का जगन्य स्थिति सत्व, उसमें लिखा है ये जगन्य सत्व काल की अपेक्षा 2 समय है, क्योंकि दूसरे समय में कर्म का निषेक है। तो 2 समय यानी वर्तमान और अगला, ये प्रमाण स्थिति हुई। निषेक की अपेक्षा सत्य एक निषेक प्रमाण है, क्योंकि इन शेष 2 समयों में निषेक एक ही है, वर्तमान समय में तो निषेक का अभाव है। फिर प्रश्न किया, एक समय प्रमाण जगन सत्य क्यों नहीं है? उत्तर, क्योंकि अगले निषेक का वर्तमान समय में स्त्रीमुख संक्रमण द्वारा सम्यक प्रकृति में संक्रमण हो जाता है, ये लिखा हुआ है। तो वो अंतिम निषेक का सम्यक प्रकृति में क्यों हुआ, मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में क्यों नहीं गया, ये पूछ रहा हूँ। माइक खोलो आप, माइक। ये तो बात ही अलग है। सम्यक मिथ्यात्व तो उदय वाली प्रकृति है ही नहीं, उसमें काय हो जाएगा शोक संक्रमण। जो आवली काल द्रव्य है, आप सुनो, मिथ्यात्व का जो आवली काल द्रव्य शेष बचा था, वो सम्यक प्रकृति में चेंज होगा, तो सम्यक मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। क्यों रखा, पहले ही खत्म कर देते सम्यक मिथ्यात्व में। अब तक जितना भी मिथ्यात्व का द्रव्य था, जो अंतिम फाली का था, वो सम्यक मिथ्यात्व में दिया उसने, है ना? तो उसको क्यों नहीं सम्यक प्रकृति में दिया डायरेक्ट? अरे कांडक के अंतिम फाली का दिया था, लेकिन ये अंतिम आवली का है। अंतिम आवली का द्रव्य कैसे देंगे? क्योंकि उद्यावली जो प्रकृति जिसकी उद्यावली, उसको ही तो देंगे ना। चलो, और अंतिम कांडक से पहले का द्रव्य कहाँ जाएगा मिथ्यात्व को? उसमें ही अपने मिथ्यात्व में ही जा रहा था। मतलब वो भी सम्यक प्रकृति में नहीं जा रहा था? नहीं, वो कहीं नहीं जा रहा था, सब अपने में जा रहा था। तो गुण संक्रमण भाग से जा रहा था, लेकिन बहुत कम जा रहा था। कैसे भी जा रहा था, मतलब ये समझे मोटे तौर पे, तो गुण संक्रमण हो या कांडक हो या कम जा रहा हो या ज्यादा जा रहा हो, तो कुछ भी ना जाके डिटेल में। अब ये समझ लें, जिस समय एक क्षपणा की प्रोसेस चल रही है, तो मिथ्यात्व का द्रव्य अंतिम फाली से पहले सम्यक मिथ्यात्व में जा रहा है, और अंतिम फाली में बचा कुचा सारा दे दिया। एक आवली का बचा हुआ वो स्त्रीमुख संक्रमण होकर सम्यक प्रकृति में जाएगा। ठीक समझा? तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गए। सम्यक मिथ्यात्व में नहीं जाता है, सम्यक मिथ्यात्व में मात्र गुण संक्रमण के माध्यम से थोड़ा सा जाता है। उसको अपन ने यहाँ कांडक में नहीं गिना, अपन कांडक घात की बात कर रहे हैं। कांडक घात का द्रव्य अपने में ही जाता है। जैसे देखो, चित्र से देखना, जैसे दीदी मैं ये पूछ रहा हूँ, जो अपने में नहीं गए वो तो समझ रही है, तो उसका लाभ क्या हो रहा है जब मिथ्यात्व में बने रहे? तू बना रहने दो, उससे क्या मतलब? वो तो गुण
गुण संक्रमण है तो गुण संक्रमण का तो जा रहा। अभी कांडक घात का नियम ही ऐसा है, जैसे मान लो अपन ने इस कांडक घात को क्या दिख रही स्लेट, ये कांडक है, ये पूरा कांडक है, ठीक है, और मिथ्यात की नीचे की स्थिति है, ये पूरा अपन कांडक घात में उठाएंगे। तो इसको एक समय में उठा के नीचे करेंगे, अब दिख रहा, अब जब पहले समय में गया, दूसरा एक अंतर्मुहूर्त में जा, कांडक घात का पतन एक अंतर्मुहूर्त में होता है, एक कांडक का पतन, ये भी समझना चाहिए अपन को, है ना। तो पहले इसके पूरे इनमें एक भागाहार रहता है, गुण संक्रमण भागाहार, जो भागाहार का नाम हो, उसके अनुसार इन परमाणुओं में, पूरे परमाणु में एक भागाहार का भाग देते हैं। कुछ परमाणु आते हैं, उन परमाणु को अपन जहां से उठाएंगे, जब तक तो अपन की जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं, अपकर्षण, अतिस्थापनावली, निक्षेप वगैरह, यदि हमने इस निषेक का द्रव उठाया तो उसके ठीक नीचे एक आवली प्रमाण में नहीं देंगे, वो पूरे में देंगे, ठीक है। तो जहां से भी द्रव उठेगा उसके ठीक उसके नीचे एक आवली में नहीं देंगे और पूरे में देंगे, तो वो इसी के इसी में चला गया। और जैसे मान लो यहाँ इन वाले निषेकों का भी तो उठा करके नीचे भी दे देंगे, है ना, मतलब उसके नीचे आवली में नहीं देंगे, वो पूरे नीचे तक देंगे, ठीक है। तो वो द्रव क्या हुआ कि अपना यहीं का यहीं अभी जब तक तो कब तक है, जी चरम फाली तक, तो अपना पूरा स्थिति भी ऐसी है और निषेक भी, मतलब कुछ इसमें तो आए हैं, नीचे मोटे हुए हैं, लेकिन इनमें भी दिए थे अपन ने जी चरम फाली तक, मतलब अपकर्षण की जो विधि होती है उस ढंग से दिए थे, है। अब क्या हुआ कि चरम फाली में इसके पूरे द्रव्य को ही हमें खत्म करना है, तब तो हमारी स्थिति घात होगी। तो इसमें जितने भी कर्म रह गए थे, अब वो कर्म बहुभाग रह जाते हैं। अपन ने जैसे मान लो एक अंतर्मुहूर्त के 10 समय है, तो हमने 9 समय तक जो प्रक्रिया की वो एक भाग ही खत्म किया था उसका, इन परमाणुओं में से एक भाग ही हमारा नीचे पहुंचा था, लेकिन बहुभाग तो अभी इसी फाली में है, जो अंतिम फाली है इसकी। तो अब अंतिम फाली में इसका पूरा द्रव उठा करके नीचे दे देंगे कांडक घात के माध्यम से। तो कैसे ढंग से देंगे, वो ही उदयावली में चयहीन क्रम से देना है, और उदयावली के ऊपर गुण श्रेणी रचना करेगा वो, तो गुण श्रेणी रचना में ऐसे ढंग से गुण श्रेणी रूप से देगा, ठीक है। जे क्रम तो जो अपना चलता है वैसे ही चलेगा, जो गुण श्रेणी रचना दे दी, और फिर उपरतन स्थिति जितनी से इसमें चयहीन क्रम से दिया, हमेशा ऐसे ही द्रव दिया जाता है। तो अंतिम फाली का भी हमने पूरा ऐसा दे दिया इसको। तो अंतिम फाली में क्या हुआ, अंतिम फाली में तब जो गुण श्रेणी वाला भी अपना उठ गया पूरा, अपन ने एक आवली वाली, तो ये पूरा द्रव अपन का उठ करके अब अंतिम फाली में क्या करेंगे, नीचे उदयावली में नहीं, उदयावली नहीं है इसकी, मतलब एक आवली काल स्थिति जो है, तो उसमें तो देंगे नहीं से इसको पूरा हम सम्यक मिथ्यात्व में देंगे, लेकिन एक फाली अंतिम फाली होगी। हाँ, वो अंतिम कांडक की अंतिम फाल होगी, तो अपना मिथ्यात्व पूरा खत्म, मिथ्यात्व तो खत्म, अब तीसरी बची, और इसका पूरा द्रव किसको चला गया, सम्यक मिथ्यात्व को चला गया। उदयावली बची है, उदयावली नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि उच्छिष्टावली कहेंगे, क्योंकि उसका जो नीचे वाला निषेक है, यद्यपि निषेक रचना सबकी जैसी सम्यक प्रकृति की इसकी भी है, लेकिन इसका उदय नहीं है, क्योंकि इसका जो नीचे का निषेक है, यहाँ वाला निषेक, वो इस लोक संक्रमण से सम्यक प्रकृति रूप उदय में आ रहा है। तो उदयावली के ऊपर के जितने निषेक रहते हैं आवली काल, उसको उदयावली बोलते हैं। अब जो आवली काल तो कहेंगे इसको, लेकिन उदयावली नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उदयवान प्रकृति नहीं है, ठीक है दीदी। बोलो। तीनों दर्शन मोहिनी की प्रकृति का क्षय हो जाता है, तो फिर मतलब ये सम्यक प्रकृति का द्रव्य किसको मिलता? सम्यक प्रकृति स्वयं मुख से क्षय हो जाती उदय में आकर के। जैसे अभी अपन की 8 वर्ष की स्थिति जे मान लो, जे सम्यक प्रकृति है अपनी, ठीक है, और जे अपन की 8 वर्ष की स्थिति है, 8 वर्ष की मान लो पूरी स्थिति बची है अवशेष। अब क्या करेगा, कांडक घात करेगा, 1 कांडक, 2 कांडक, 3 कांडक, ऐसे कांडक घात से इसका द्रव नीचे जाएगा, फिर जे कांडक हो गया, अब इतना बचा, फिर जे कांडक हो गया, फिर इतना बचा, फिर कांडक घात से जे। अब क्या होगा कि ये भी अपनी पूरी खत्म हो जाएगी,
कृतकृत वेदक काल बचेगा और कांडघात फिर बंद हो जाएंगे, तो अपन की स्थिति तो खत्म हो जाएगी, एक अंतर्मुख प्रमाणित स्थिति रहेगी। तो फिर उसमें भी गुण श्रेणी वगैरह का जो सब क्रम होता है वो सब बाद में बताएंगे कि कृतकृत वेदक का काल कौन सा काल है। तो वो जो अपन गुण श्रेणी रचना करते हैं, गुण श्रेणी रचना का जो गुण श्रेणी शीर्ष है उसका बहुभाग की एक भाग काल कृतकृत वेदक काल कहलाता है। जैसे अपन प्रथमोपम सम्यक करते हैं उसमें तो अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय के बाद अपन को सम्यक दर्शन हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है छायक सम्यक दर्शन में कि अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय आया और छायक सम्यक दर्शन हुए, ऐसा नहीं होता। इसमें कृतकृत वेदक काल और रहता है अभी ऊपर, तो वो काल व्यतीत होगा, फिर उसके बाद अपन को छायक सम्यक दर्शन होता है। ठीक है दीदी जब तक ये गुण संक्रमण चल रहा है तब तक ये मान लें कि मिथ्यात्व तो हो रहा है, सम्यक मिथ्यात्व में गुण संक्रमण चाहे जितना भी थोड़ा बहुत ही, और सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में हो रहा है। ठीक है, और नहीं ऐसा नहीं माने। गुण संक्रमण में क्या होता है, अपन ने जैसे पहले पढ़ा था ना कि मिथ्यात्व का ही द्रव इतना द्रव सम्यक प्रकृति को उसे असंख्यात गुणादि सम्यक मिथ्यात्व को देता है। मतलब मिथ्यात्व से ही सम्यक को जा रहा, मिथ्यात्व से ही सम्यक मिथ्यात्व को जा रहा। मिथ्यात्व का द्रव दो प्रकृति रूप चेंज हो रहा है, वो गुण संक्रमण से हो रहा, वो चल रहा है यहाँ पे, वो संक्रमण बदल रहा, लेकिन वो बहुत कम है। हाँ। सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में बदल रहा है, सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में बदल रहा है ना, लेकिन मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक प्रकृति में, और सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में। दीदी इसमें तो ये पढ़ा था ना, सम्यक प्रकृति को ज्यादा, सम्यक मिथ्यात्व को कम। हाँ, तो यही तो चलता है कि जैसे अपन गुण संक्रमण होके जाएगा तो बहुभाग सम्यक प्रकृति को और एक भाग हमारा असंख्यात गुणा सम्यक मिथ्यात्व को जाता है, और एक उसका संख्यात्मक भाग उसको असंख्यात्मक भाग उठा जाता है। जैसे अपन ने उसका भागाहार बनाया था, मान लो भागाहार का प्रमाण इतना है तो उसे असंख्यात का गुणा कर देंगे, यानी उसके लिए इतना द्रव्य ज्यादा जाएगा। किसको? सम्यक मिथ्यात्व। तो अपन नहीं कर रहे थे, इसको 4 दे रहे तो उसको 16 देंगे, तो उसको 16 देंगे तो दूसरे समय इसको 64 देंगे, तो उसको उससे ज्यादा, वो जो भागाहार आई गणना की तरह चल रहा था ना वैसे ही चलेगा। आपने दीदी 40,400 वाला उदाहरण बताया था। हाँ, वो तो चल रहा, वो तो संक्रमण से चलेगा। प्रीति तो उल्टा बता रही है, ये कह रही सम्यक प्रकृति को ज्यादा जा रहा है, सम्यक मिथ्यात्व को कम। नहीं, वो नहीं है, वो यही कह रही सम्यक मिथ्यात्व को ज्यादा, वो बोलने में हो जाता भैया। सम्यक प्रकृति को तो हमेशा ही कम देते हैं और सम्यक मिथ्यात्व को उससे असंख्यात गुणा जाता है। ठीक है प्रीति, तुमने उल्टा बोला था। ठीक है, ठीक है, तो क्या आया समझ में कि ऐसा करते करते 4 कार्य चल रहे हैं, पर 4 कार्य की जो शिष्टावली है वो कब तक है? मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली जब तक उसका अंतिम कांडिक घात नहीं होता है, ऐसे जो अपन ने दूरापकृष्टि प्रमाण स्थिति करके फिर उसके बाद पल का असंख्यात बहुभाग वाले संख्यात 1000 कांडक घात हो जाते हैं, होते होते फिर अभी भी पल का असंख्यात महाभाग स्थिति शेष है, तो अंतिम कांडक में पल का असंख्यात भाग स्थिति पूरी उठा लेगा और नीचे काबली प्रमाण छोड़ देगा, तो बस वो लास्ट खत्म। लेकिन अभी इस दोनों की स्थिति सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति की दोनों की स्थिति अभी पल का संख्यात्मक भाग और है, मतलब इसकी भी है उसकी, इसलिए इन दोनों के कांडक करने में उसको संख्या 1000 कांडक और करने पड़ेंगे, फिर जाकर के मिश्र प्रकृति की एक आवली प्रमाण स्थिति रखेगा और सम्यक की 8 वर्ष की स्थिति रखेगा। फिर से पढ़ेंगे कल वाला विषय, यदि नहीं आया क्लियर नहीं हुआ तो ठीक है। 126 नंबर की गाथा हिंदी फिर से पढ़ लेना, आएगी क्लियर। मिथ्यात्व प्रकृति की अंतिम 126 नंबर की गाथा की हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिथ्यात्व प्रकृति की अंतिम कांडक की अंतिम थाली है, सो जिस समय विषय कह रहे हैं, ऐसा नहीं दोनों एक साथ नहीं हो रहा है, नहीं तो आप लोग लगाओ कि दोनों एक साथ। सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है लिखने में, अपन को क्या पड़ता है वो एक साथ ही लिख देते हैं, तो अपन को लगता है जब मिथ्यात्व का मिश्र में उसी समय मिश्र का इसमें चला गया सम्यक में, कह रहे ऐसा नहीं है, वो बहुत कांडक घात के बाद उसका आएगा मिश्र का, है ना।
तो कह रहे मिथ्यात्व प्रकृति का अंतिम कांडक की अंत खाली है। ठीक है, सो जिस समय विषय मिश्र मोहिनी विषय संक्रमण हुई, जिस समय विषय मिश्र मोहिनी का द्रव उत्कृष्ट हुए, और मिश्र मोहिनी की अंतिम कांड की अंत भाली का द्रव जिस समय, यानी ये समय बहुत बाद में आएगा, जिस समय सम्यक्त मोहिनी विषय संक्रमण हुई, जिस समय विषय सम्यक्त मोहिनी का द्रव उत्कृष्ट हुआ। बहुत बाद में करना, अंतर्मुहूर्त काल बाद, क्योंकि पूरे काम में भी अंतर्मुहूर्त काल ही लगना है, लेकिन बहुत संख्यात 1000 कांड घात हो जाएंगे, उसके बाद आएगा कहने। विशेष प्रकृति में मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात के अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम थाली का पतन किसका किस में होता है, जी बता रहे हैं। देखो कितने अच्छे से कह रहे हैं, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात के अंतिम कांडक की अंतिम थाली अकेला लेना है ना। मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात के अंतिम कांडक की अंतिम थाली का पतन किसका किस में होता है, यह नियम करते हुए बतलाया गया है कि मिथ्यात की अंतिम थाली का पतन सम्यक मिथ्यात में और सम्यक मिथ्यात की अंतिम थाली का पतन सम्यक प्रकृति में होता है। पहले ऐसा नियम नहीं था, द्विचरम थाली तक ऐसा नियम नहीं था, अपने ही में द्रव्य जा रहा था। चरम थाली के साथ ऐसा नियम है, कह रहे पहले ऐसा नियम नहीं था, इसलिए यहाँ यह नियम किया है। कल भी कितना स्पष्ट बताया था कि इसके पहले द्विचरम थाली तक जिन सब निषेकों में से द्रव उठता है, लेकिन सब निषेकों की अपनी अपनी अतिस्थापना अपना अपना निक्षेप बनता है। ऊपर वाले निषेक का द्रव उठ रहा है तो उसके ठीक नीचे अतिस्थापना पूरा उसका निक्षेप रहेगा। और मान लो द्वितीयावली के प्रथम निषेक का द्रव उठ रहा है तो उसकी अतिस्थापना कहाँ रहेगी, उसकी अतिस्थापना जैसे उदयावली में, तो उदयावली में तो इसको देना नहीं है, तो सम्यक मिथ्यात प्रकृति या मिथ्यात प्रकृति है तो इनको दो दयावली एक आवली काल में देना ही नहीं है, क्योंकि उदय वाली प्रकृति को उदयावली में दिया जाता है, ये उदय वाली प्रकृति ही नहीं है, इसलिए इनको आवली के ऊपर ही ऊपर देना है। तो इनकी आवली के ऊपर तक इनका निक्षेप रहता है पूरा। पहले भी कई बार वो बताया कि उदयवान प्रकृति का ही द्रव उदयावली में जाता है, उदयवान प्रकृति नहीं है तो उसका द्रव उदयावली के ऊपर ही निश्चित करता है। यदि वो भी फिर अपन ने 127 नंबर की ही गाथा पढ़ ली थी कि यदि वो गुणित कर्मांशक है ऐसा जीव तो उसका द्रव्य उत्कृष्ट होता है ना, और यदि द्रव्यमण और यदि वो गुणित कर्मांश नहीं है तो फिर उसका द्रव अनुत्कृष्ट होता है। ठीक है, तो अवरक्ति में कह रहे हैं मिथ्यात और मिश्र की जगह स्थिति कितनी है, तो कह रहे उच्छिष्ट आवली है, जैसे एक आवली काल स्थिति है तो एक एक निषेक इस संक्रमण से सम्यक प्रकृति रूप हो रहा है। तो जब हम देखेंगे उसके दो निषेक बचेंगे, किसके निषेक क्या, दो समय की स्थिति बचेगी, तब उसमें हम देखेंगे एक निषेक तो मिथ्यात का रहेगा और एक वो सम्यक मिथ्यात रूप सम्यक प्रकृति रूप हो गया। तो जब सम्यक प्रकृति रूप हो गया तो वो अपन को सम्यक प्रकृति तो स्थिति तो दो समय की रहेगी और निषेक एक दिखेगा अपन को। ठीक है, जब अपन की आवली उच्छिष्ट आवली में दो समय शेष रह जाएंगे तब मिथ्यात की स्थिति कितनी दिखेगी, दो समय, और निषेक कितने दिखेंगे, एक ही दिखेगा मिथ्यात का। क्यों मिथ्यात का एक ही दिखेगा, क्योंकि नीचे वाला निषेक तो समय प्रकृति रूप बदलेगा उस समय, यानी बदल ही रहा है, तो निषेक एक दिखेगा ऊपर वाला जिसकी दो समय की स्थिति है? और जी वाला जो जिसको इस समय तो इसको उधर में आकर के तो इसमें चला गया। तो इस अपेक्षा से कर जगह स्थिति हम देखेंगे क्योंकि वो एक समय पहले उसको संक्रमण हो जाता ना, इसलिए यदि जैसे इसको संक्रमण नहीं कर यहाँ पे हम दो समय की निषेक मानेंगे तो उस निषेक तो फिर आगे समय में कहा जाएगा उद्यावली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए एक समय पहले ही चेंज हो जाता है, एक समय पहले चेंज होना तब तो वो मिश्र रूप उदय में आएगा। ये मिश्र क्या है, सम्यक प्रकृति रूप उदय में आया, जो प्रकृति उदय में उस रूप उदय में आएगा ना, तो वो एक समय पहले चेंज होता। कोई भी है अपन की, जैसे मान लो अपन को देखो क्या है, जैसे अभी अपन मनुष्य गति में है, ठीक है,
अपन को किसी ने देवगति का बंद कर लिया, अब देवगति में जाना है, तो हमारा जो मनुष्य गति वाला अंतिम निषेक रहेगा वो यही देवगति मतलब देवगति रूप परिणमन करके उदय में मतलब उसी समय वो देवगति रूप बदलेगा एक समय पहले, फिर वो देवगति रूप मतलब उदय में रहेगा, उस सत्ता में रहेगा, लेकिन वो फिर देवगति रूप दूसरे फिर करके दूसरे समय तो उसको देवगति रूप आना उदय में, तो जब एक समय पहले चेंज होगा जब ही तो वो देवगति रूप बदलेगा ना, एक समय पहले बदल जाएगा और फिर बस अंतिम समय में जैसे यहाँ का अंतिम समय और वहां पर फिर देवगति का उदय आ जाएगा। दीदी ये हर गति में ऐसे ही होगा? हर गति में ऐसे ही होगा, कहीं भी जहाँ दूसरी में जाना है तो बस वो वैसा रूप हो जाएगा। यदि मनुष्य गति से मनुष्य गति में जाना है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं जैसे मनुष्य गति का मनुष्य गति में जाना है दीदी, तो वो भी तो फिर वो एक समय पहले ही वो खत्म हो एक जाएगी। समय पहले वो खत्म मतलब दूसरी जो मनुष्य गति का वरना जब मनुष्य गति दूसरी शुरू होगी तो वो एक निषेध फिर वहाँ पे चलेगा, वरना अरे वो भले ही वो दूसरी मनुष्य गति कहलाएगी तो मनुष्य गति ही ना। हाँ जी हाँ जी। तो मनुष्य गति तो गति ही कहलाएगी ना, तो इसलिए उसको ऐसा चेंज नहीं करते, क्योंकि अब मनुष्य गति तो है तो मनुष्य गति को थोड़ी ना चेंज करना अपन को कोई, मनुष्य गति तो मनुष्य गति यही है। हाँ, देव गति हो, नरक गति हो, त्रियंज गति में जाना हो तो एक समय पहले चेंज हो जाएगा वो, फिर जाकर के वहाँ उदय में आएगा, विग्रह गति में वैसा उदय आएगा। एक समय विग्रह उसको गति चेंज होने के लिए से चाहिए। हाँ, विग्रह गति से पहले वो चेंज होगा और विग्रह गति में फिर जाकर के उसका उदय आ जाएगा। ठीक है, हर जगह स्थूल संक्रमण कहीं भी होगा वो ऐसे ही होगा। ठीक है, इसलिए संक्रमण होके आती है उदय में। हाँ, क्योंकि इसीलिए दो प्रकार से कर्मों का क्षय देखा जाता है। पहले भी हम तुम लोगों को कर्म कांड में बता चुके हैं, एक स्वयंमुख से क्षय होना, एक परमुख से क्षय होना। जो स्वयंमुख से जाएगी, अब जैसे अभी अपन देखेंगे सम्यक प्रकृति वो स्वयंमुख से जाएगी, क्योंकि उसकी दूसरी प्रकृति नहीं है कोई ऐसे दर्शन मोहिनी संबंधी तो उसमें बदल के जाए। दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में संक्रमण होता नहीं है, चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में संक्रमण नहीं होता। जब संक्रमण बढ़ाया था तो अपन ने पूरे विषय एक ज्ञानावरण कर्म का दर्शनावरण कर्म में संक्रमण नहीं होता, दर्शनावरण का ज्ञानावरण कर्म में संक्रमण नहीं होता। अन्य कोई भी कर्म अपने जो 8 कर्म में एक दूसरे में संक्रमित नहीं, मूल कर्मों में संक्रमण नहीं होता। हाँ, उनकी उत्तर प्रकृतियां हैं तो उनकी उत्तर प्रकृतियों में आपस में संक्रमण, जैसे मति ज्ञानावरण का शुद्ध ज्ञानावरण संक्रमण होता है, शुद्ध ज्ञानावरण का अवधि ज्ञानावरण में नापरे ज्ञान केवल ज्ञान, इस प्रकार से इनमें संक्रमण हो जाता, चलता ही रहता है संक्रमण, आधा प्रोत संक्रमण तो चलता ही रहता, एक दूसरी प्रकृति में बदलते ही रहते हैं वो तो। लेकिन है ना उत्तर प्रकृतियों में होता है, सजाति में संक्रमण होता है, इसलिए कभी भी संक्रमण की परिभाषा करेंगे सजाति में, सजाति के बिना संक्रमण नहीं होता। सजाति का मतलब जैसे नामकर्म की नामकर्म में हो जाएगा, दर्शनावरण कर्म की दर्शनावरण कर्म में हो जाएगा, ज्ञानावरण कर्म की ज्ञानावरण कर्म में हो जाएगा, मोहिनी की मोहिनी में संक्रमण होगा, लेकिन दर्शन मोहिनी की दर्शन मोहिनी में होगा, चारित्र मोहिनी की चारित्र मोहिनी। जैसे अपन दर्शन मोहिनी की अभी लगा रहे हैं, मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में भी हो रहा, मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में भी हो रहा, सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में भी संक्रमण हो रहा। तो वो यहाँ पर अब क्या है कि सम्यक प्रकृति का कहां में करेंगे अपन, है ही नहीं है कोई दूसरी दर्शन मोहिनी की प्रकृति, तो फिर वो स्वयं से जाएगी, तो फिर अपने से जाना पड़ेगा। किस रूप दोगे फिर? सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा ना, जब तक सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा तब तक क्षयोपम सम्यक दर्शन, यानी उसको भले अपन कृत वेदक सम्यक दर्शन कह रहे हैं, वो कृत वेदक सम्यक दृष्टि कहा जाएगा। और जैसे सम्यक प्रकृति का अपना उदय में आके खिरगी क्षय सम्यक दर्शन हो जाएगा अपन को, चाहे अपन कहीं में हो, चाहे नरक में हो, चाहे पिनंच में, चाहे मनुष्य में, चाहे देव में, वहां पर तो क्षय सम्यक दर्शन हो जाएगा।
जब तक हमारा छाया कृत वेदक रहा तब तक छाया समग्र दर्शन नहीं होगा। तो कृत वेदक क्या जो लेकर के जाते हैं तो बस वो पर्याप्त होने के पहले मतलब उसमें क्षय कर देते हैं। उसका एक अंतर्मुत काल से रहता है तो जी अपन का एक अंतर्मुत इसमें निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में वो फिर बाद में उसकी पर्याप्त पूरी जब तक तो वो छाया समय दृष्टि हो ही जाता। और दीदी इसमें भी उच्छिष्टावली से ऊपर स्त्री कांडक होते रहेंगे किसमें? सम्यक प्रकृति में? नहीं 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 ये कैसा उसका विषय अलग है। तुम लोग आगे से पहले से पूछते हो अभी पढ़ेंगे और बंसाव आएगा उसमें कह देंगे कृत वेदक सम्यक दृष्टि हुआ आप स्त्री कांडक आदि बंद हो जाएंगे सब। क्योंकि यदि ये नष्ट नहीं हुई और 8 वर्ष की स्थिति बची है तो 8 साल और लगेंगे इसको उदया के करने में, है ना? तब 8 साल बाद होगा शायद सम्यक दर्शन। हाँ यदि कांडक घात नहीं हुई तो हाँ तो फिर कांडक घात होंगे अभी अंतर्वंतु प्रमाण वाले कांडक घात होंगे एक अंतर्वंत में इसको खत्म करेंगे। तो वही तो पूछ रही है ये कैसे भी कांडक घात होंगे या नहीं होंगे? तो इसके तो होंगे लेकिन वो तो पूछ रहे थे वो शिष्टावली शेष रह जाएगी। इसकी भी ऐसा रहेगा कि एक आवली काल शेष रह जाएगा तब तक होंगे। एक आवली में तो कुछ हो ही नहीं सकता वो तो नहीं तो इसके साथ ऐसा नहीं है ना। नहीं इसके साथ ऐसा नहीं है कि एक आवली काल से इसके साथ तो अभी अंतर्मुत शेष रह जाएगा तब तक उसके कांडक घात तब तक ही होंगे। मतलब कृत वेदक सम्यक दृष्टि जब तक नहीं होता तब उसके बाद बहुत बड़ा काल है अभी अंतर्मुत वाला भी जिसमें 4 अंतर्मुत बनाएंगे एक नरक में एक में वो सब बिना। हाँ वो तो बहुत कई एक आवली एक अंतर्मुत में संख्यात आवली होती है करोड़ों आवलियां होती हैं एक दो आवली नहीं होती। जब अपन आँख की पलक झपकते ना इसको कह देते हैं कि एक आवली काल हो गया। एक आवली नहीं हो गया इसमें लाखों करोड़ों आवली हो जाती सूक्ष्मता से देखा जाए। दूसरी एक चीज बताओ दीदी अब जैसे मान लिया इस समय शायद सम्यक दर्शन संभव होता, मान लिया एक कर्म भूमि होती और क्या कहते केवली का पाद मूल भी हुआ छपना शुरू भी कर दी तो क्या ऐसा संभव है कि जब कोई किसी को पढ़ा रहा हो क्लास चल रही हो और शायद सम्यक दर्शन हो जाए उस काल में और पढ़ते हुए हो जाए? अब जैसे अब अपन कहते हैं कि प्रतिष्ठापना तो नहीं हो सकती ऐसे में पढ़ते समय नहीं क्योंकि वो पादमूल चाहिए पादमूल के बाद नहीं अब वो अंतर्मुक्त काल है वो तो वही रहेगा ना भगवान के तीर्थंकर भगवान के। कोई 15-20 लोग थे केवली के पाद मूल में बैठे थे वहाँ पे समर शरण में और तीर्थंकर भगवान तो कर गए विहार और वहाँ पे वो पढ़ने लगे और कोई पढ़ा रहे हैं मुनि महाराज या कोई श्रावकी है। नहीं है इतना काल नहीं है वो एक तो पढ़ाने में तो एक अंतर्मुक्त तो थोड़ी से में हो जाएगा जो छोटे अंतर्मुक्त है पढ़ाने का टाइम नहीं है। और मैं तो ये पूछ रहा हूँ पढ़ाते हुए पढ़ते हुए संभव है या नहीं है? नहीं क्योंकि वो काल पादमूल के बाद जो काल है ना वो एक अंतर्मुक्ति काल है और वो से काल में क्या किसी को मतलब उस समय ऐसा वाला नहीं होता वो सम्यक दर्शन होगा तो उस समय थोड़ा सा आत्मा की ओर उपयोगी रहेगा मतलब उस समय विशुद्धि बनेगी मतलब प्रवृत्ति रूप कोई क्रिया नहीं होगी। प्रवृत्ति रूप तो इसलिए कहेंगे कि वो चतुर्गुण स्थान में तो अपन प्रवृत्ति ही कहते हैं नहीं चौथे में मतलब हाँ चौथे में भी ऐसा ध्यान रूप मतलब वो कह सकते हैं उसको लेकिन जो निश्चय वाली नहीं कहेंगे निश्चय वाली सप्तम गुण स्थान से ऊपर ही होती है। ऐसा जो ध्यान होता है ना वो निर्विकल्प समाधि वाला नहीं ऐसे सामायिक वगैरह का काल अपन कह सकते हैं। लेकिन दीदी शायद सम्यक दर्शन कोई जरूरी तो ना वो उसी काल में हो नहीं इसलिए तो कह रहे हैं कि ऐसा वाला नहीं है कि निर्विकल्प समाधि वाला लेकिन फिर भी विशुद्धि ध्यान के समय ही ज्यादा बनती है मतलब पढ़ने में पढ़ाते नहीं हो सकती हाँ वो वाला हाँ ऐसा वाला अभी मतलब ऐसा अपन चिंतन के रूप में कह रहे हैं कि उस समय ऐसा वाला नहीं होगा उस समय जो काल होगा वो जब हम स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं ऐसा मतलब ऐसा कि जीवादि 7 तत्वों का ऐसा ही स्वरूप है ऐसा ही उस रूप से जब अपन मतलब अपने अंदर जाएंगे अपने आत्म तत्व के प्रति ऐसा श्रद्धा रूप जो भाव होगा ना तब जाकर करके मतलब मनोयोग में तो हो सकता वचन योग और काय योग में नहीं होगा। नहीं तीनों योगों में हो सकता है। तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है?
हम बोल रहे हमारे पढ़ा रहे लेकिन हैं। सुनो तो वचन योग के भी कई भेद होते हैं। एकदम जो बोलने वाली जो प्रवृत्ति है उसको वचन योगी नहीं कहते हैं। ध्यान की अवस्था में भी कई बार मन वचन काय तीनों रूप बदलते हैं। अपन वही इतनी सूक्ष्म चीजों को पकड़ नहीं पाते। मैं उस हाँ मैं- हाँ हम समझ गए आपकी, है ना, मैं अंतर योग की जल। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो श्रेणी में है, जो हाँ। संक्रांति हो रही। मैं तो बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा हूँ, पढ़ा रहे हैं कोई मुनि महाराज होने हो गया दर्शन, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं वो उनके बाद मूल में हो रहा और उस समय अपना उपयोग एक विशुद्धि, वो अंतरंग की विशुद्धि जो एक अलग से बनती ना वैसी बनेगी। वैसे पढ़ाने वाले में उत्तर ऐसा वाली और ऐसी विशुद्धि वैसी नहीं बनती। देखो एक मतलब पढ़ाने का एक विकल्प रहता, एक वो रहता, वो निर्विकल्प वैसी अवस्था नहीं बन सकती तुम्हारे ख्याल से। ये बात पूछ रहा था कि ठीक उस है। समय बिल्कुल हाँ। सिंपल टाइप की बात चल रही है, एक अलग ही मतलब हो गया। हाँ, एक अलग ही विशुद्धि बनती है उस समय की जो, क्योंकि जिस सब पढ़ना जैसे अपन कहते ना कि जिस सब अपन उस विशुद्धि को प्राप्त करने की जो प्रारंभिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे अपन ने सब परिग्रह का त्याग किया, ये किया हुआ कि जब भी तो अपन के अंदर के परिणामों में फिर वैसी विशुद्धि बनी। यदि हमने बाहरी इस चीज को नहीं संभाला अपना तो फिर वो बनता ही नहीं है ना। इसलिए तो श्रावक के लिए कह दिया कि भैया आज रोज ध्यान में संलग्न रहता है तो इसलिए निश्चय धर्म अवकाशु नास्ति कहा ना उसे, तो ध्यान की अवस्था नहीं बनती उनको। तो इसलिए ये सब चीजें अपन सब चीज का त्याग करके फिर एकांत में बैठते सबसे निर्विकल्प होकर के तब जाकर के अपन की विशुद्धि बनती है। उसके पहले इसलिए तो कहते प्रमाण निश्चय अनुभव, तो वो तो खैर ऊपर के लिए कहा उनने निर्विकल्प समाधि के लिए। लेकिन मतलब ऐसे समझ लो कि ऐसी एकदम वैसी विशुद्धि बनना चाहिए। ऐसे तो किसी को हर किसी को ही हो जाएगी, वो तो बहुत कठिन है। कहाँ तो आगे ना 127 नंबर की गाथा का भी विषय हो गया अपना कि जो गुणित कर्मांशक है और उसका ही उत्कृष्ट द्रव्य बनता है और अन्यथा अनुत्कृष्ट रहता है। और मिथ्या की जगह स्थिति, मिश्र की भी जगह स्थिति दो समय स्थिति रहती है और निश्चित एक रहता है, स्थिति दो समय की रहती है। फिर वो भी निश्चित आकर के एक समय बाद वो भी उतर जाता है। अब 128 नंबर की गाथा पढ़ना है। एक गाथा पढ़ेंगे आप। निस्त दुग चरम खाली किंचूण दिवड्ड समय पवद पमा गुण श्रेणिम करिए तदो असंख्य भागेण को बम्बा निस्त दुग चरम खाली किंचूण दिवड्ड समय पवद पमा गुण श्रेणिम करिए तदो असंख्य भागेण को बम्बा। गुण से करिए तदो असंख्य भागेण को बम्बा। देखो इस समय की बात है जिस समय उसकी 8 समय प्रकृति की 8 वर्ष की स्थिति रहना है हो जाएगी। इस समय उस समय की चर्चा कर रहे हैं कि अभी तो क्या है, मिश्र और सम्यक प्रकृति, इनकी दो खाली शेष है। दो खाली कौन सी? जो अंतिम कांडक की, मिश्र की भी अंतिम कांडक की असंख्यात बहुभाग वाला जो अंतिम कांडक है, मतलब जो मिश्र का बड़ा है और सम्यक प्रकृति का थोड़ा उससे छोटा है। छोटा कितना छोटा है? 8 वर्ष स्थिति कम वाला है। तो कह रहे कि ऐसे जो दोनों की चर्चा। अब इसके बाद असंख्यात बहु वाले कांडक खत्म, मिश्र की तो स्थिति ही नहीं बचेगी। सम्यक प्रकृति के भी अब असंख्यात बहु वाले कांडक नहीं होंगे क्योंकि 8 वर्ष की स्थिति बचेगी। अब कहाँ से संख्यात का भाग देंगे अपन, उसका बहुभाग निकालेंगे। तो कह रहे हैं कि अब 8 वर्ष की जब स्थिति बचेगी तब कांडक आयाम का प्रमाण बदल जाएगा। लेकिन अभी जब तक है तो ये अंतिम थाली जो शेष है, तो कह रहे ऐसे मिश्र
और सम्यक दुख से क्या लेना, सम्यक प्रकृति की चरम थाली माने चरम थाली का जो द्रव्य है वो कितना है, किंचुण दिवट समय प्रवृत्त पमा, वो 1.5 गुण है, कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण है। कितना है, कुछ कम 1.5 गुण, यानी पूरा ही द्रव्य इसमें है। कुछ द्रव्य उदय में आकर के खिला है, कुछ अंतर्मुख के नीचे कपन के उदय में आए हैं अभी तक के, जैसे अपन सम्यक छाया सम्यक की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उतने में से खिले हैं जो उनका द्रव्य निकला है। और जो अपन कह देंगे कि एक अपेक्षा से गुण संक्रमण के द्वारा अपन ने सम्यक प्रकृति वगैरह को दिया है ना, तो वो वाला द्रव्य छोड़ दो। और पूरा का पूरा द्रव्य अभी इसके पास है, किसके पास, मिस्र के पास है। तो मिस्र की वो अंतिम थाली में आ गया है पूरा का पूरा द्रव्य, है ना। तो मिस्र के पास है पूरा द्रव्य और सम्यक प्रकृति का अपना द्रव्य पूरा का पूरा उसकी चरम थाली में 8 वर्ष के लिए छोड़ दो और ऊपर पूरा असंख्यात वर्ष की स्थिति अभी सम्यक प्रकृति की, तो पूरा का पूरा द्रव्य उसकी अंतिम थाली में है। वो नीचे होता कांड घास होता 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 यहाँ आ गया था, पूरा का पूरा द्रव्य यहाँ है। इतने नीचे के लिए से छोड़ दो बस, और पूरा द्रव्य इन 2 थालियों में है, तो इकट्ठा हो गया। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे इन 2 चरम थाली का द्रव्य कितना है, तो कह रहे किंचित न्यून अलग कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण है। यानी समय प्रबंध का जो अपन 1.5 गुण हानि प्रमाण निकालते हैं ना कि सप्ताह में रहता है, एक समय प्रवृत्त का बंद होता है, एक समय प्रवृत्त की हर समय निर्जरा होती है, फिर भी 1.5 गुण हानि प्रमाण द्रव्य सप्ताह में रहता है। तो वो पूरा 1.5 गुण हानि प्रमाण द्रव्य अभी है। इसमें क्या करेंगे, इसमें पल लिखे असंख्यात में भाग का भाग दे करके गुण श्रेणी करियो, गुण श्रेणी की रचना करता है। तो गुण श्रेणी की रचना कैसे ढंग से करेगा, तो इसके लिए आगे पूरा कथन बताएंगे आगे की गाथा में कि यहाँ अब गुण श्रेणी वगैरह जो चलती थी पहले वाली, अब वो खत्म हो जाएगी। खत्म का मतलब बेहतर प्रक्रिया नहीं है, अभी जो जितनी शेष है वो गलतावशेष गुण श्रेणी थी, अब यहाँ से अवस्थित गुण श्रेणी चालू हो जाएगी और अवस्थित हो जाएगी और उदयावली से शुरू हो जाएगी गुण श्रेणी। क्या ध्यान रखना है, गुण श्रेणी हमने 4 प्रकार की बताई थी तुम लोगों को। तो गलतावशेष गुण श्रेणी में भी एक उदयावली बाहर और एक उदयावली से शुरू। ऐसे अवस्थित गुण श्रेणी जो थी वो भी उदयावली से बाहर और उदयावली से प्रारंभ से 4 प्रकार की गुण श्रेणी थी। तो अभी तक जो गुण श्रेणी चल रही थी वो उदयावली बाहर गलतावशेष थे। अभी तक जब तक 8 वर्ष की स्थिति नहीं हुई थी तब तक तो कौन सी गुण श्रेणी थी, उदयावली बाहर और गलतावशेष। अब वो गलित होते 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 थोड़ी सी से जितनी शेष रह गई, कितनी शेष रह गई, अभी अपन का अनिवृत्तिकरण चल रहा है, तो अभी अनिवृत्तिकरण का काल जितना है वो और उसके संख्यात्मक भाग अधिक हो, अब इतनी गुण श्रेणी अपने के पास अभी है ना। तो फिर इतनी से गलतावशेष होकर के वो इतनी होते होते अब यहाँ तक इतनी गलतावशेष गुण श्रेणी अभी है। तो गुण श्रेणी तो अभी दी है, लेकिन उदयावली से प्रारंभ, उदयावली में अपन गुणित द्रव्य नहीं दे रहे थे, अब क्या करेंगे, उदयावली में भी गुणित द्रव्य दे देंगे। अब चयनित दे रहे थे हम उदयावली में समय तो अब चयनित ना दे करके हम उदय से लेकर के गुण श्रेणी शेष क्या करेंगे, गुणित द्रव्य देंगे और उसके ऊपर के एक निषेध में और गुणित द्रव्य देंगे, क्योंकि यहाँ एक निषेध खेलेगा वहाँ एक निषेध उतना ही का उतना बढ़ जाएगा। मतलब जैसे अपन की अभी जितने समय की थी हमारी 25 समय की, तो अब 25 समय की ही रहेगी गुण श्रेणी। और पहले तो क्या हो रही थी, 25 समय एक समय के बाद 24 समय बच रही थी, फिर 23 समय बच रही थी, फिर 22 समय, ऐसी गुण श्रेणी थी। तो गलत होकर के फिर जितनी बच रही थी उतनी थी। लेकिन अब जितनी रही अवस्थित का होता है कि जितने निषेधों में हमने द्रव्य दिया, अब दूसरे समय में हम फिर उतने में देंगे। एक नीचे उदयावली में आ भी जाएगा, एक उदय में आकर के खिल भी जाएगा, तो प्रथम स्थिति का एक निषेध गुण श्रेणी में मिल जाएगा। तो अपने निषेध उतने जितने रहेंगे गुण श्रेणी के, तो वहाँ पर अवस्थित गुण श्रेणी कहलाती है। तो ऐसी अवस्थित गुण श्रेणी अब आगे ऐसा वाला शब्द चलेगा। तो हम इन 2 भाग का जो द्रव्य उठाएंगे, इन 2 भाग के पूरे द्रव्य में पहले का संख्यात्मक भाग का भाग देंगे, तो आएगा एक भाग, उसमें पहले का संख्यात्मक भाग दे करके बहुभाग हम प्रथम स्थिति में दे देंगे
एक भाग को हम गुण श्रेणी देंगे। अब 2 ही जगह देना है, पहले तो अपन को 3 जगह देना पड़ता था। एक उद्यावली में चयहीन दे देते, फिर गुण श्रेणी में विस्तृत दे देते, उपरोक्त स्थिति में चयहीन देते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, सीधी उद्यावली से गुण श्रेणी तक पूरी गुणित रहेंगे और उपरोक्त स्थिति में चयहीन देंगे। तो अब 2 ही विभाग करेंगे, पहले 3 विभाग करते थे अपृष्ठ द्रव्य के, लेकिन 2 बार पल्ल का संख्यात्मक भाग देते थे। अब नहीं, अब तो क्या है, सीधा पर जो अपृष्ठ द्रव आया उसमें पल्ल का संख्यात्मक भाग दिया। अब उसमें अपन क्या करेंगे, बहुभाग को प्रथम स्थिति में ले लेंगे, एक भाग को हम गुण श्रेणी में ले लेंगे। 2 ही चीजें रखती है। आया पकड़ में? बोलो। दीदी अभी नहीं पकड़ में आया। अभी नहीं आ गया। दीदी अब ये एक जो बार कला और समझाइए। ये जो इसका डिटेल दी हुई है ना, बहुत लंबी है, आज तो ये हो नहीं पाएगी। चल इसको पढ़ते हुए समझाना आप। कल इसको पढ़ के नहीं समझाइए। और दूसरी बात क्या होगा कि आप लोग एक बार पढ़ के भी आना। ठीक है। और दीदी जो आपके ब्लैक बोर्ड है ना, उस पे थोड़ा सा बताना, तब समझ में। और आप एक काम करो दीदी, ये व्हाइट बोर्ड मंगवा लो और उस पे जो वो होता है ना मार्कर पे, उस पे लिखो आप। अरे वो कहाँ है अब देखो ये वाला हमने इसका चित्र बनाया, दिख रहा है?